हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं क्या क्लास 12th का हिंदी में 2018 में कौन कौन सा ऑब्जेक्टिव सवाल पूछा गया था। आखिर बिहार बोर्ड की तरफ से 2018 में कौन कौन सा ऐसा ऑब्जेक्टिव था जो पूछा गया था। तो इसी में संपूर्ण वीडियो में आज हम 18 का ऑब्जेक्टिव का पूरा प्रीवियस ईयर का 18 का पूरा ऑब्जेक्टिव और उसका आंसर देखने वाले हैं। तो इससे पहले हम लोगों ने 2009 से लेकर 2017 तक में जितना सवाल पूछा था उन सभी को एक वीडियो में हम लोग देख चुके थे, क्योंकि आपको पता ही है क्या 2017 से पहले आपको हिंदी में 5-5 ऑब्जेक्टिव ही दिया जाता था प्रत्येक वर्ष, लेकिन 2018 के बाद 50 ऑब्जेक्टिव कर दिया गया है। उनके बाद फिर सिलेबस 2020 में आपका 100 ऑब्जेक्टिव मिला था, 2020 या 21 में आपका 100 ऑब्जेक्टिव मिला था। तो उसी प्रकार से आज जो हमारा बात करने वाले हैं वो बात करने वाले हैं, मेन वीडियो होगा हमारा क्या 2018 में प्रीवियस ईयर 2018 में बिहार बोर्ड के द्वारा क्या पूछा गया था। तो आई होप आप लोग पिछले वाला जो वीडियो हमारा 2009 से 2017 तक का सभी ऑब्जेक्टिव को देख चुके होंगे। अगर नहीं देखे हैं चैनल पर जाके आप लोग देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज हम लोग 2018 में कौन कौन सा सवाल पूछा गया था। तो सबसे पहला सवाल इसमें आता है कि बाल कृष्ण भट्ट की रचना बातचीत क्या है। आखिर बालकृष्ण भट्ट की जो रचना बातचीत है वह एकांकी है या कहानी है या यात्रा संस्मरण है या ललित निबंध। याद रखना है बालकृष्ण भट्ट की रचना बातचीत जो है आपका ललित रचना है। क्या है? ललित निबंध है। सॉरी, ललित निबंध है। बालकृष्ण भट्ट की रचना बातचीत क्या है? ललित निबंध। दूसरा सवाल पूछा गया था क्या प्राकृतिक वर्णन से संबंधित कविता है। यानी कि ये 4 कविता है, गांव का घर, उषा, साकेत और हार की जीत। इनमें चारों में से कौन सा कविता जो है आपका प्राकृतिक वर्णन से संबंधित कविता है। तो याद रखना है प्राकृतिक वर्णन से संबंधित कौन सी कविता है? उषा, जिसमें भोर के बारे में बताया गया है, जो कि राग की तरह लगता है। सुबह में जो आपका सूर्य उगता है वह उसका लालिमा के बारे में बताया गया है। तो आप लोग पढ़ेंगे उषा कहानी, उषा कविता में इसमें बताया गया है, उसमें प्रकृति का वर्णन दिया गया है। ठीक है। तीसरा सवाल पूछा गया था क्या अर्धनारीश्वर किस विधा से संबंध है। अर्धनारीश्वर आपका किस विधा से संबंध है? निबंध है या कहानी है या एकांकी है या व्यंग्य है। तो याद रखना है आपका अर्धनारीश्वर क्या है? निबंध है। अर्धनारीश्वर क्या है? निबंध है। चौथा सवाल पूछा गया था क्या प्रगीत और समाज किनकी रचना है। प्रगीत और समाज किसकी रचना है। तो प्रगीत और समाज आपको पता ही है क्या प्रगीत और समाज किसकी रचना है। तो नामवर सिंह जी की प्रगीत और समाज रचना है। पांचवा सवाल था क्या तिरिच के रचनाकार कौन है। तिरिच के रचनाकार कौन थे? सिंपल सा सवाल ये भी था आपका क्या तिरिच का रचनाकार कौन था। तो जे कृष्ण मूर्ति जी थे आपका। कौन थे तिरिच के रचनाकार? जे कृष्ण मूर्ति जी। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट सवाल को देखते हैं। छठा सवाल है इनमें से कौन सी रचना ओम प्रकाश वाल्मीकि की है। तो इनमें से आपको पता है कि जूठन जो है वह ओम प्रकाश वाल्मीकि का है। क्या है? जूठन आपका ओम प्रकाश वाल्मीकि जी का है। सातवां सवाल था हंसते हुए मेरा अकेलापन के लेखक कौन है। तो इसका भी सिंपल सा आंसर कि हंसते हुए अकेलापन का लेखक आपका मलियज है। कौन है? मलियज। आठवां सवाल फिर उसी प्रकार का था कि एक लेख और एक पत्र के रचनाकार कौन है। तो एक लेख और एक पत्र के रचनाकार भगत सिंह थे। और हाँ, आपको एक बात और बता दें, क्या अगर आप पूरा वीडियो को देखते हैं तो आप हमें कमेंट कर अवश्य बताएंगे कमेंट में क्या कितना ऑब्जेक्टिव आपका सही हुआ। और इसका पीडीएफ पाने के लिए हमारे डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दिया गया है। आपको संपूर्ण वीडियो का पीडीएफ मिल जाएगा, आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक है, आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो आप लोग बताइएगा क्या अब इनके बाद कौन सा सब्जेक्ट का आपको प्रीवियस ईयर का सवाल चाहिए। ठीक है। तो चलिए अब हम लोग 9वां सवाल को देख लेते हैं। सेम उसी प्रकार का सवाल है क्या ओ सदा नीरा के लेखक कौन है। ओ सदा नीरा के लेखक कौन है। तो जगदीश चंद्र माथुर जी ओ सदा नीरा के लेखक हैं आपके। कौन है? जगदीश चंद्र माथुर जी आपका ओ सदा नीरा के लेखक हैं। 10वां सवाल भी इसी प्रकार से है क्या जे कृष्ण मूर्ति की इनमें से कौन सी रचना है। जे कृष्ण मूर्ति का इनमें से कौन सी रचना है। तो सिंपल सा इसका भी आंसर शिक्षा जे कृष्ण मूर्ति जी का रचना है। तो इस प्रकार से हम लोगों ने 10 सवाल को देख चुके हैं। ठीक है। अब हमारा 11वां सवाल आता है क्या करबक के रचयिता कौन है। आखिर करबक जो है इनके
लेखक कौन है, सूरदास, कबीरदास या जायसी या तुलसीदास। तो याद रखना है करवक के जो रचयिता है वह आपका जायसी है। कौन है, जायसी। 12वां सवाल आपको पूछा जाता है कि साहित्य लहरी किनकी रचना है। बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है कि साहित्य लहरी किनकी रचना है। तो याद रखना है साहित्य लहरी आपका सूरदास की रचना है। किसकी रचना है साहित्य लहरी, तो सूरदास की। 13वां सवाल पूछा गया था क्या कवितावली के रचनाकार हैं। आखिर कवितावली के रचनाकार कौन है, जायसी, तुलसीदास या कबीरदास या सूरदास। तो याद रखना है कवितावली के जो रचनाकार थे आपका वो थे आपके कबीरदास। कौन थे कवितावली के रचनाकार, कबीरदास। 14वां नंबर सवाल था क्या छत्रसाल दशक के रचनाकार हैं। आखिर छत्रसाल किसके दशक के रचनाकार हैं, तुलसीदास के, जायसी के, भूषण के या नाभादास के। तो आप लोगों को पता है कि छत्रसाल के बारे में भूषण जी आपके बुक में लिखे हैं। तो छत्रसाल किसके दशक के रचनाकार हो सकते हैं, तो भूषण जी के ही रचनाकार हो सकते हैं। तो याद रखना यहाँ 3 सवाल बहुत ही इंपॉर्टेंट आया है कि साहित्य लहरी किनकी रचना है। तो याद रखना है साहित्य लहरी जो आपका रचना है वह सूरदास का, और कवितावली रचनाकार कबीरदास का, और छत्रसाल किस दशक के रचनाकार हैं, भूषण जी, भूषण के काल के रचनाकार है। देखते हैं अब हम लोग नेक्स्ट सवाल को। नेक्स्ट सवाल हम लोगों का है कि जयशंकर प्रसाद किस वाद से संबंधित रचनाकार हैं। आखिर जयशंकर प्रसाद जो है वह किस वाद से संबंधित रचनाकार है, छायावाद, प्रगतिवाद, प्रयोगवाद या नई कविता। तो याद रखना है जयशंकर प्रसाद जो है आपका छायावाद से संबंधित रचनाकार हैं। किस वाद से संबंधित रचनाकार है, छायावाद से। 16 नंबर सवाल पूछा गया था क्या पुत्र वियोग किसकी रचना है। सिंपल सा सवाल, क्या पुत्र वियोग किसकी रचना है, तो सुभद्रा कुमारी चौहान। अगर देखा जाए तो 2018 के सवाल में सबसे अधिक लेखक के बारे में पूछा गया था। कम से कम 10 सवाल हम लोग अभी तक देख चुके होंगे क्या कौन किसका लेखक है। जिस प्रकार से आप लोग 16वां सवाल भी देखे क्या पुत्र वियोग किसकी रचना है, तो सुभद्रा कुमारी चौहान जी का। 11वां सवाल भी उसी प्रकार का है क्या जन जन का चेहरा एक के रचनाकार कौन है। जन जन के चेहरा एक के रचनाकार कौन है, तो गजानन माधव मुक्तिबोध जी। कौन है, गजानन माधव मुक्तिबोध जी। 18वां सवाल है आपका क्या रघुवीर सहाय का जन्म स्थान कौन सा है। रघुवीर सहाय का जन्म स्थान कौन सा है, काशी, लखनऊ, मेरठ, आगरा। तो याद रखना है रघुवीर सहाय का जो जन्म स्थान है वह आपका लखनऊ है। कहाँ है, लखनऊ। 19 नंबर सवाल आता है क्या प्यारे नन्हे बेटे को किसकी रचना है। आखिर प्यारे नन्हे बेटे की जो कविता है आपके बुक में उसको तो पढ़े होंगे, तो बताइए इसकी रचनाकार कौन है, विनोद कुमार शुक्ल, अज्ञेय, रघुवीर सहाय या ज्ञानेंद्र पति। याद रखना है विनोद कुमार शुक्ल जी आपका प्यारे नन्हे बेटे के रचनाकार हैं। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग 20 नंबर सवाल को, क्या हार की जीत के रचनाकार कौन है। देखिए लेखक के नाम कितने पूछा गया है, क्या हार की जीत के रचनाकार फिर से पूछ लिया गया है। तो बताइए हार के जीत के रचनाकार कौन है, तो सिंपल सा आंसर हार के जीत के रचनाकार कौन थे, अशोक वाजपेयी। कौन थे, अशोक वाजपेयी। 21 नंबर सवाल अब व्याकरण में चले जाता है क्या अमृत का पर्यायवाची क्या होगा, सुधा, सस, वैश्वानगर या दर्भ। तो याद रखना है अमृत का जो पर्यायवाची होगा वो आपका इनमें से सुधा होगा। 22वां नंबर सवाल पूछा जाता है क्या अश्व का पर्यायवाची है। आखिर अश्व का पर्यायवाची क्या होगा, तमिश, कृषाणु, तुरंग या हुतासन। तो याद रखना है अश्व का जो पर्यायवाची होगा वह होगा तुरंग। क्या होगा, तुरंग। 23 नंबर सवाल था वन में चरने वाला को कहा जाता है, जीव, जानवर, वनचर या वनानी। याद रखना है वन में चरने वाला को कहा जाता है वनचर। क्या कहा जाता है, वनचर। 24 नंबर सवाल है क्या स्वीकार करने योग्य का एक शब्द क्या होगा, वरण, वरेण्य, स्वीकृति या स्वीकार। याद रखना है स्वीकार करने योग्य के लिए एक शब्द क्या होगा, वरेण्य। क्या होगा, वरेण्य। स्वीकार करने योग्य के लिए क्या होगा, वरेण्य। चलिए हम लोग नेक्स्ट सवाल को देखते हैं 25 नंबर सवाल को, क्या जिस पुरुष की स्त्री मर गई हो तो उसे क्या कहेंगे, स्त्री विहीन, पत्नीहीन, विधुर या नारी विहीन। तो याद रखना है जिस पुरुष की स्त्री मर गई हो उसे हम लोग विधुर कहते हैं। क्या कहते हैं, विधुर।
26 नंबर सवाल आता है, क्या रविंद्र का संधि विच्छेद होगा? तो संधि विच्छेद के लिए आपको हम प्रॉपर वीडियो एक डाल चुके हैं, तो आप हमारे चैनल पे जाके उसे देख सकते हैं। आपको एक ग्रामर का प्लेलिस्ट में जाइएगा तो वहाँ हिंदी ग्रामर का प्लेलिस्ट मिलेगा, आप वहाँ क्लिक करके देख सकते हैं, ठीक है। तो रविंद्र का संधि विच्छेद क्या होगा उसे ही देख लीजिए आप लोग। तो 26 नंबर का करेक्ट आंसर क्या होगा? क्या रविंद्र का जो संधि विच्छेद होगा वह रवि जोड़ इंद्र होगा। क्या होगा? रवि जोड़ इंद्र, रवि जोड़ इंद्र, ठीक है। रविंद्र का संधि विच्छेद क्या होगा? रवि जोड़ इंद्र। 27 नंबर सवाल पूछा जाता है, क्या मन्व अंतर का संधि विच्छेद क्या होगा? मन्व अंतर का संधि विच्छेद क्या होगा? तो याद रखना, मन्व अंतर का संधि विच्छेद जो होगा आपका वो होगा मनु जोड़ अंतर। क्या होगा? मनु जोड़ अंतर, अर्थात ए नंबर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 26 नंबर सवाल उसी प्रकार से है, क्या षड्दर्शन का संधि विच्छेद क्या होगा? षड्दर्शन का संधि विच्छेद क्या होगा? तो याद रखना, षड्दर्शन का आपका संधि विच्छेद होगा षट जोड़ दर्शन, अर्थात बी इसका करेक्ट आंसर होगा षड्दर्शन का संधि विच्छेद। आंसर नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। 29 नंबर सवाल आता है, कि जगदम्बा का संधि विच्छेद क्या होगा? जगदम्बा का संधि विच्छेद क्या होगा? तो याद रखना, जगदम्बा का संधि विच्छेद जो होगा जगत यानी कि तो में हलंत और अम्बा होगा, अर्थात ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर जगदम्बा का संधि विच्छेद। 30 नंबर सवाल था आप लोगों का, नयन का संधि विच्छेद क्या होगा? तो याद रखना है आपका नयन का जो संधि विच्छेद था वो आपका था ने जोड़ अन। क्या था? ने जोड़ अन, अर्थात ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 31 नंबर सवाल था, क्या भरपेट में कौन सा उपसर्ग है? तो उपसर्ग आप लोग जानते ही हैं, क्या भरपेट में कौन सा उपसर्ग होगा? तो बता दीजिए तुरंत। तो भरपेट में कौन सा उपसर्ग होगा? तो भर तो सिंपल सा समझिए, उपसर्ग जो पहले शब्द के लगकर उसके अर्थ में परिवर्तन कर देता है। जैसे पेट के पहले लग गया भर तो भरपेट हो गया। तो इसमें पूछा गया था, क्या भरपेट में कौन सा उपसर्ग है? तो भर। नेक्स्ट हमारा है 32 नंबर सवाल, क्या पुरातन में कौन सा उपसर्ग है? पुरातन में आखिर आपका कौन सा उपसर्ग होगा? तो पूरा होगा। क्या होगा? पुरातन में कौन सा उपसर्ग होगा? तो पूरा। 33 नंबर सवाल था, चचेरा में कौन सा प्रत्यय है? चचेरा में देखिए प्रत्यय पूछा जा रहा है, अर्थात शब्द के अंत में लगकर उसका अर्थ में परिवर्तन करेगा। तो चचेरा में कौन सा प्रत्यय है? तो एरा प्रत्यय है। याद रखना है, चचेरा में आपका कौन सा प्रत्यय है? तो एरा प्रत्यय है। नेक्स्ट अब हम लोग देखते हैं 34 नंबर सवाल में, टिकाऊ में कौन सा प्रत्यय है? याद रखना है, प्रत्यय पूछा जा रहा है, क्या टिकाऊ में कौन सा प्रत्यय है? तो आऊ प्रत्यय है। कौन सा प्रत्यय है? आऊ प्रत्यय। 35 नंबर सवाल है, क्या आरंभ का विलोम क्या होगा? आरंभ का विलोम क्या होगा? तो याद रखना है, आरंभ का विलोम क्या होगा? अर्थात उल्टा अंत हो जाएगा। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है हम लोगों का 36 नंबर सवाल, क्या अधम का क्या विलोम होगा? अधम का विलोम होगा गरीब, प्रिय, उत्तम या सुगम। तो याद रखना है, अधम का जो विलोम होगा वो होगा आपका उत्तम। 37 नंबर सवाल है, क्या आद्र का विपरार्थक है? तो याद रखना है, आद्र का जो विपरार्थक है वह होगा आपका शुष्क। क्या होगा? आद्र का विपरार्थक शुष्क। 38 नंबर सवाल आता है, क्या जानने की इच्छा रखने वाले को कहते हैं? तो याद रखना है, जानने की इच्छा रखने वाले को कहते हैं जिज्ञासु। क्या कहते हैं? जिज्ञासु। 39 नंबर सवाल आता है, जो मापने में समर्थ हो तो उसे क्या कहते हैं? जो मापने में समर्थ हो तो उसे हम लोग कहते हैं मापदंड। क्या कहते हैं? मापदंड। अब आ जाता है हमारा यहाँ से मुहावरा। तो मुहावरा के लिए ही एक वीडियो आ चुका है, तो शायद आप लोग देख चुके होंगे। जो नहीं देखे हैं तो आप उसे जाके देख सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहला मुहावरा आता है, क्या अंटी मारना मुहावरा का अर्थ होगा? शिकायत करना, चाल चलना, घृणा करना या प्रेम करना। तो याद रखना है, अंटी मारना मुहावरा का अर्थ होता है आपका चाल चलना। क्या होता है? चाल चलना। ईंट से ईंट बजाना मुहावरे का अर्थ है अनहोनी होना, विनाश करना, विकास करना या लड़ाई होना। याद रखना है, ईंट से ईंट बजाना मुहावरे का जो आपका अर्थ होगा वह होगा विनाश करना। क्या होगा? विनाश करना। गाल बजाना मुहावरे का अर्थ क्या होगा? सिंपल सा है, क्या गाल बजाना मुहावरे का अर्थ क्या हो जाएगा? डींग हाँकना। आप लोग कई बार इसे पढ़ चुके होंगे, ठीक है।
43 नंबर बहुत ही इंपॉर्टेंट आता है मुहावरा, क्या खिल्ली उड़ाना मुहावरे का अर्थ क्या होगा? व्यंग करना, जलना या घृणा करना या ईर्ष्या करना। तो याद रखना है खिल्ली उड़ाना मुहावरा का जो अर्थ होता है वो होता है आपका व्यंग्य करना। क्या होता है? व्यंग करना। ठीक है। 34 नंबर सवाल आता है गगनचुंबी में कौन सा समास है? देखिए अब यहाँ सवाल समास से सवाल पूछा जाता है और समास के लिए आपको ये वीडियो हम डाल चुके हैं, आप उसे जाके देख सकते हैं। ठीक है। तो बात करें क्या गगनचुंबी में अगर कौन सा समास है, तो गगनचुंबी में आपका तत्पुरुष समास है। कौन सा समास है? तत्पुरुष समास। नेक्स्ट आपका 45 नंबर सवाल आता है क्या यथाशक्ति में कौन सा समास है? जितना आपको हम उस वीडियो में बताएं सिर्फ उसी से इसमें सवाल पूछा गया है। ठीक है। तो यथाशक्ति में कौन सा समास है? तो यथाशक्ति में आपका अवयवी भाव समास है। कौन सा समास है? अवयवी भाव समास। कमल नयन में कौन सा समास है? तो बताइए क्या कमल नयन में कौन सा समास है? तो आपको पता ही होगा क्या कमल नयन में आपका कर्मधारय समास है। जी जान में कौन सा समास है? तो आपको पता होगा क्या जी जान में जो आपका समास है वह है अवयवी भाव समास। जी जान में कौन सा समास है? अवयवी भाव समास। 48 नंबर सवाल आता है क्या पंचमात्र में कौन सा समास है? तो बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? तो आसानी से आप बता सकते हैं क्या पंचमात्र में आपका द्विगु समास है। 49 नंबर सवाल आता है कि चंद्रमौली में कौन सा समास है? चंद्रमौली में कौन सा समास है? तो याद रखना है चंद्रमौली में आपका बहुव्रीहि समास है। 50 नंबर सवाल आता है कि लंबोदर में कौन सा समास है? तो बहुव्रीहि समास है। तो इस प्रकार से हमारा 50 ऑब्जेक्टिव 2018 में जो बिहार बोर्ड की तरफ से पूछा गया था वो हम लोगों का कंप्लीट हो गया। तो इस प्रकार से का वीडियो अगर आपको चाहिए तो वीडियो को लाइक कर दे और आप लोग हमें कमेंट में अवश्य बताएं। और इसी प्रकार के वीडियो सबसे पहले आप पाने के लिए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बगल में बेल आइकन वाली घंटी को प्रेस कर उसे ऑल पर सेट कर दे ताकि आने वाले सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे और आप तुरंत देख सके। अगर आपको इसका सब्जेक्टिव प्रश्न उत्तर भी देखना है तो आप हमें टेलीग्राम पर डायरेक्ट मैसेज कर सकते हैं। आपको जुड़ने के लिए हम बता ही चुके हैं। ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट प्रीवियस ईयर का सवाल लेकर। तो तब तक के लिए इजाजत। थैंक यू ऑल ऑफ यू। थैंक्स फॉर वाचिंग।